4 जून 2024 के दिन जब लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ रहे थे और शाम के करीब 6 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 240 सीटें पहुंची थी। कांग्रेस 99 सीटों पर आ गई थी और जो इंडिया अलायंस है उसका आंकड़ा कुल 235 सीटों तक पहुंच गया था। तब 10 जनपद से 2 फोन कॉल गए थे। पहला फोन कॉल गया था बिहार में जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार के पास और दूसरा जो फोन गया था वो गया था आंध्र प्रदेश में टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू के पास। दोनों फोन कॉल पर एक ही प्रस्ताव दिया गया था, प्रधानमंत्री बनाने का। यह फोन कॉल किसका था मुझे बताने की जरूरत नहीं है और प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव किस लालच में दिया जा रहा था और किसे इस बार बलि का बकरा बनाना चाह रही थी कांग्रेस की पूरी नेतृत्व की मुखिया। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने उसी फोन कॉल पर स्पष्ट कर दिया था कि यह फोन आखिरी बार आना चाहिए अगर राजनीति के लिहाज से आप चर्चा कर रही हैं, अन्यथा आपको विपक्ष में लगातार तीसरी बार आने की शुभकामनाएं। चंद्रबाबू नायडू ने कहते हैं कि सोनिया गांधी का यह फोन कॉल सिर्फ इतना कहकर कट कर दिया था। 4 जून 2024 की उस शाम से इंडी अलायंस पिछले 1.5 सालों से लगातार चंद्रबाबू नायडू को भारतीय जनता पार्टी से एनडीए से तोड़कर इंडी अलायंस में लाने की कवायद में जुटा हुआ है। इसके लिए राहुल और सोनिया ने हर दांव पेच खेला, यहां तक कि तरह तरह के प्रस्ताव दिए गए। प्रस्ताव से बात नहीं बनी तो धमकी भी दी गई और कहा गया कि अगर चंद्रबाबू नायडू इंडी अलायंस का दामन नहीं थामते हैं, एनडीए का साथ नहीं छोड़ते हैं, तो जब चुनाव में कांग्रेस सरकार की वापसी होगी तो इसका बदला भी लिया जाएगा। दिल्ली की राजनीति में चंद्रबाबू नायडू पर तमाम नजरें टिकी हुई थी। सोनिया गांधी की, राहुल की, अखिलेश की, लालू और ममता की, यहां तक कि इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं ने भी अलग अलग तरीके से चंद्रबाबू तक पहुंचने की कोशिश की। लेकिन जब कोशिशें कामयाब नहीं हुई, जब तमाम प्रयास इंडिया अलायंस के बार बार विफल हो गए, तो फिर झूठ का मसौदा इंडिया अलायंस ने तैयार करना शुरू कर दिया। यूट्यूबर्स हो या कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार में वापसी हुई तो इस सरकार को बैसाखी वाली सरकार बताने का पूरा प्रयास किया गया। एक कहानी सजाई गई जिसमें कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी तो कमजोर है, नरेंद्र मोदी की ताकत का पतन हो चुका है और अब वो 2 बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं, एक नीतीश कुमार की और दूसरी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू की। पहली जो परीक्षा की घड़ी आई थी वो आया था मंत्री मंडल में सभी को जगह देने का। कहा गया कि चंद्रबाबू नायडू ने तो बड़े बड़े पद मांग लिए। चंद्रबाबू नायडू ने होम मिनिस्ट्री से लेकर फॉरेन मिनिस्ट्री क्या क्या नहीं मांग लिया। अफवाहों का दौर चलता रहा लेकिन तस्वीर कुछ और निकलती रही। 1 साल के बाद अब एक ऐसी तस्वीर आई जिस तस्वीर ने पूरे विपक्ष को हिलाकर रख दिया है। यहां तक कि इस तस्वीर ने दक्षिण भारत की सियासत में ऐसा तूफान मचाया है कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन राज्यों में हड़कंप मचा हुआ है और विपक्ष अब यह सोचने पर मजबूर हो गया है कि ऐसा क्या कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि चंद्रबाबू नायडू 1 साल में इस तरह बदल गए जैसा कोई 25 साल में नहीं बदलता है। मौका था भारतीय विज्ञान सम्मेलन का, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस कार्यक्रम में सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत पहुंचे हुए थे, वो मंच पर मौजूद थे और इसी कार्यक्रम में शिरकत करते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। अब कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी सबसे बड़ा संदेश है। वो संदेश क्या था और क्यों उनकी मौजूदगी पर सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में तूफान मचा, ये अंत में बताऊंगा। लेकिन पहले वो सुन लीजिए जो चंद्रबाबू नायडू ने इस कार्यक्रम में कहा। चंद्रबाबू नायडू ने एक कोट किया, कोट यानी किसी की बात को दोहराना, और यह बात किसी और की नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया
सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत की थी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारत में अब हिंदुओं को इस बात की जरूरत है कि वो 3 बच्चों को जन्म दें ताकि 2047 तक भारत समृद्ध बन सके और विश्व गुरु बने। और यह कहते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा डॉक्टर मोहन भागवत जैसा कहते हैं, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। दूसरी बात जो इस पूरे कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण रही वो थी कि अपने बच्चों को जो नायक आप गिनाते हैं वो नायक पाश्चात्य संस्कृति के मत गिनाइए। ये मत बताइए कि सुपरमैन हीरो है, बैटमैन हीरो है, ये मैन वो मैन हीरो है। अगर हीरो बताना है तो बताइए कि महाबली बजरंग बली सबसे बड़े हीरो हैं। अगर कथा सुनानी है तो योद्धाओं की सुनाइए, तो अर्जुन की सुनाइए। रामायण और महाभारत की कहानियां, पौराणिक कथाएं सुनाई जाएं, इतिहास बताया जाए सनातन संस्कृति का, ताकि भारतीय बच्चों में, युवाओं में सनातन के प्रति आस्था और वो जो मूल्य होते हैं वो मजबूत हो सके। जब चंद्रबाबू नायडू मंच से इस तरह की सनातनी बातें कर रहे थे, हिंदुत्व की विचारधारा को पुरजोर मजबूती के साथ अपनी आवाज दे रहे थे, तो वहां जो कार्यक्रम में बैठे कुछ लोग थे वो कानाफूसी करने लगे और उन्होंने कहा कि इस तरह का भाषण तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मंच से कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक ही देता है, अन्यथा दूसरा कोई नेता इस तरह का भाषण नहीं दे सकता। भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह के भाषण वही नेता देते हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होते हैं। कुछ लोगों ने यहां तक भी पूछा कि क्या चंद्रबाबू नायडू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए हैं, और यही था सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब मिल गया है। इस कार्यक्रम में चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी एक स्वयंसेवक के तौर पर हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में चंद्रबाबू नायडू ने अपने आप को एक स्वयंसेवक मान लिया है, और जब यह बात दक्षिण भारत की सियासत में पहुंची, जब यह बात वामपंथी और तमाम भारत विरोधी, हिंदू विरोधी दलों के पास पहुंची, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। जो कल तक चंद्रबाबू नायडू के लिए इंतजार कर रहे थे कि कब चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार को गिराएंगे, कब वो अपना समर्थन खींचेंगे। बिहार चुनाव से पहले भी कहा गया कि बिहार में चुनाव में हार होगी और चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन खींच लेंगे, नीतीश कुमार अपना समर्थन खींच लेंगे। लेकिन यहां तो कहानी उलट हो गई। समर्थन खींचने की बात तो दूसरी, चंद्रबाबू नायडू तो समर्पित हो गए, और समर्पित किसी संगठन के प्रति नहीं हुए, समर्पित किसी राजनीतिक दल के प्रति नहीं हुए, बल्कि समर्पित राष्ट्र और राम के प्रति हो गए, यानी कि देश के लिए भी और सनातन के लिए भी। अब कुछ लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही होगी कि क्या चंद्रबाबू नायडू का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो आगमन हुआ उसमें कौन सा उनका स्वागत हुआ, कहां पर उनकी एंट्री कराई गई। तो उन लोगों को मैं बता देता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई कांग्रेस की तरह 1885 में 4 लोगों के साथ मिलकर विदेशी नागरिक के द्वारा बनाया गया एक संगठन नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की विचारधारा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक ऐसा आंदोलन है जो पिछले 100 सालों से निरंतर न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रवाहित हो रहा है, और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए कोई एंट्री फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। इस आंदोलन में शिरकत करने के लिए किसी तरह का कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की खास बात है। पिछले कुछ दिनों एक अपने भाषण में डॉक्टर मोहन भागवत ने भी यह बात की थी। उन्होंने कहा कि संघ में किसी तरह की एंट्री नहीं होती है, किसी तरह का निष्कासन नहीं होता है। दरअसल अगर आपको संघ से जुड़ना है तो आपको राष्ट्र से जुड़ना होता है, आपको राष्ट्रवादी विचारधारा अपनी तैयार करनी होती है, आपको राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत पर चलना होता है। और जो दूसरी बात है कि अगर आपको संगठन के साथ जुड़ाव रखना है, एक तो विचारधारा का जुड़ाव और दूसरा संगठन के साथ का जुड़ाव, तो संगठन के साथ जुड़ने की 2 प्रक्रियाएं हैं। पहली तो है शाखा, जहां से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अगर आप बेहद अभी शुरुआती दौर में हैं, युवा हैं, स्कूल के छात्र हैं, बच्चे हैं, तो आप शाखाओं में जाते हैं। शाखाओं से आप सनातन और राष्ट्र धर्म की सीख लेते हैं। और लेकिन अगर आप किसी ओहदे में हैं और आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ना है, तो आप शाखा नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी कार्यक्रम में जाकर शामिल हो सकते हैं
और यही आपका शामिल होना संघ में एंट्री मानी जाती है। यही है संघ की खास बात कि इसमें शामिल होने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। बस आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में जाइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मार्गदर्शन लीजिए, राष्ट्रवादी विचारधारा रखिए और ये तमाम गुण चंद्रबाबू नायडू में मिल रहे हैं। अब तक तो उन्होंने राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ाया था, सनातनी विचारधारा को बढ़ाया था, लेकिन अब भारतीय विज्ञान सम्मेलन में डॉक्टर मोहन भागवत के साथ मंच साझा कर चंद्रबाबू नायडू ने सीधे तौर पर अपनी संघ में एंट्री पर मुहर लगा दी है। और यह बात पूरे दक्षिण भारत में फिलहाल हड़कंप मचा रही है कि अगर चंद्रबाबू नायडू ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ अपने नए राजनीतिक कदम की शुरुआत कर दी है तो इसका मतलब एक ही है कि उत्तर के बाद अब अंधेरा दक्षिण में भी छटेगा। उत्तर के बाद अब सूरज दक्षिण में भी खिलेगा और कमल दक्षिण में भी निकलेगा। जब से यह खबर एम.के. स्टैलिन को लगी है, पिनराई विजयन को लगी है, सिद्धारमैया को लगी है और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी को लगी है, तब से सभी कांप रहे हैं, क्योंकि रेवंत रेड्डी इस बात को जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू क्या कर सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने अपने जीवन की राजनीति की शुरुआत जो व्यापक तौर पर की थी, वो तो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इकाई के साथ ही की थी, एबीवीपी से जुड़े थे, लेकिन सत्ता की लालच में वो बाद में बदल गए। लेकिन राजनीति की उन्होंने शुरुआत की तो चंद्रबाबू नायडू को ही अपना गुरु माना था। और अब तेलंगाना के सीएम के जरिए जितने भी विपक्षी दल हैं उन तक चंद्रबाबू नायडू का ये नया अवतार पहुंचा है और एक ही सुगबुगाहट है कि अब उत्तर के बाद दक्षिण में भी हिंदुत्व की वापसी होगी और ये हिंदुत्व की वापसी वामपंथी विचारधारा को पूरी तरह से कुचल कर रख देगी।